Good morning, respected ma'am and my dear friend. I, Doma Sirpa from BSc first year. I am here to give my presentation on the behalf of my group. My group name is Jennifer, Tarana, Sanha, Tahit. And our topic is about water electrolyte. Now I am going to give a short introductions about water electrolyte. Water and the principal electrolyte sodium, potassium and chloride are essential dietary components and vital for maintenance of life. This nutrient must be required from the diet either exclusively or in the case of water. Well, in excess of that product by metabolism in the body. Maintaining water and electrolyte balance is essential to safeguard the correct volume of water inside and outside your cell. ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वाटर रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेशन कैसे फॉर्म होता है एंड वो क्या चीज़ पे रिक्वायर्ड है। वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हम लोग का लाइफ के लिए फॉर्म होता है और उसका मैकेनिज्म्स फील्ड एंड इलेक्ट्रोलाइट होमोस्टैटिक्स इज मेंटेन इन ह्यूमंस, वो ह्यूमंस में मेंटेन होता है। उसके बाद वाटर जो अकाउंट्स फॉर कंटेन 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, वो 70% बॉडी वेट ही कैरिड आउट कर सकता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ब्लड एंड अदर वाइटल ब्लड फ्लूइड्स। वाटर जो एक मेजर रोल प्ले करता है टू फॉर्म एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। वाटर रिक्वायरमेंट एंड इनटेक। वाटर इनटेक करता है वो जो फूड को कंज्यूम करता है एंड बेवरेज को अलोंग विथ रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर क्रिएटेड करता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड लाइक मेटाबॉलिक वाटर एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी टिश्यू। मेटाबॉलिक वाटर जो है सिर्फ 350 to 400 ml बाय पर डी। ये था छोटा सा नोट्स ऑन वाटर रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट एंड इनटेक का बारे में। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वाटर इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शंस। इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स कैरी करता है इलेक्ट्रिक चार्ज और वो डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड और बन जाता है ब्लड। द ब्लड इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट और वो हेल्प करता है टू रेगुलेट नर्व एंड मसल फंक्शंस एंड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस एंड वाटर बैलेंस। अब मैं बताने जा रहा हूँ मेटाबॉलिज्म, water metabolisms and distribution. Metabolic water refers water created inside a living organisms through their metabolism by oxidizing energy containing substance in the food. वो oxidize करता है food पे। उसके बाद animal metabolisms produce about 100 to 10 gram of water per 100 gram of fats और 42 ग्राम ऑफ वाटर पर ग्राम 100 ग्राम ऑफ प्रोक्राइन, 60 ग्राम ऑफ वाटर पर 100 ग्राम ऑफ कार्बोनेट फॉर्म करता है। थैंक यू, दिस मच फॉर इट। माय टॉपिक was about water requirement, regulations, functions, water metabolisms and distributions. Rest to be continued. Good morning, respected teachers and my dear friends. I'm Jennifer Lakra and here I will talk about physiology of body fluid. So, human beings are creatures that are primarily composed of water, means जो human being जो creature है water से मिलकर बना हुआ है। So distribution of body water, a distribution varies with age, sex and body component. ये distribution जो water distribution है वो varies करता है age, sex and body component. Now, percentage of body weight. Humans are approximately 75% water by mass as infants. Infants में 75% water होता है by mass
and 50 to 60% water by mass as adults, and adults में 50 to 60% होता है by mass. The distribution of fluid throughout the body can be broke down into intracellular fluid and extracellular fluid. So first one is intracellular fluid called ICF. ICF within cells found of the body 40%, मीन्स जो ये ICF है वो हमारे सेल्स में बाय बॉडी 40% प्रेजेंट होता है एंड 70% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, मीन्स जो हमारे बॉडी में जितना वाटर है उसमें 70% ये प्रेजेंट होता है. एंड नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ECF. सो ECF फाउंड आउटसाइड सेल्स ऑफ द बॉडी. जो ECF है वो हमारे सेल्स के आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है. 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट एंड 30% ऑफ टोटल बॉडी वाटर. जो हमारे बॉडी वेट है उसमें 20% होता है और जो टोटल हमारे बॉडी में जो वाटर होता है उसमें 30% होता है. Comprised of first one is interstitial fluid is also called ISF between cells 2/3 ECF. And second one is intravascular fluid IVF is also called IVF. Plasma 1/3 ECF high protein concentration. And third one is transcellular fluid is also called TCF. And third one is ट्रांससेल्युलर फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड TCF. एंड इसमें शामिल है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेरिटोनियल, सेरिब्रोस्पाइनल, प्लूरल एंड साइनोवियल फ्लूइड स्मॉल of ECF. Good morning everyone, this is me Sana Yasmin. Here I will talk about electrolytes. Electrolytes are the mineral that have electrical charge. Electrolytes are important because they help in regulation of nerve and muscle function, hydrate the body, balance blood pH level and pressure, and help to rebuild damaged tissue. Electrolytes that are found in human body include sodium, potassium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride, phosphate. Sodium help in maintaining fluid balance. It also need for muscle contraction and help with nerve signaling. Chloride maintain fluid balance. Magnesium help in muscle contraction, proper heart rhythm, nerve functioning, bone building, reducing anxiety, and keeping a stable protein fluid balance. Potassium keep blood pressure level stable, regulate heart contraction, and help with muscle function. Calcium help in muscle contraction, nerve signal, blood clotting, and forming bone and teeth. Maintenance of fluid and electrolyte balance. So the kidney help maintain electrolyte concentration by filtering electrolytes and water from blood. तो किडनी इस तरह से हेल्प करता है मेंटेन करके इलेक्ट्रोलाइट concentration by filtering electrolytes and water from blood, returning some to the blood एंड कुछ इसमें से ब्लड के साथ रिटर्न करता है एंड एक्सक्रीटिंग एंड एक्सेस इनटू द यूरिन. दस द किडनीज हेल्प मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डेली कंजम्पशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर. सो इस प्रकार जो हमारी किडनी है वो मेंटेन करती है बैलेंस बिटवीन डेली कंजम्पशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर. इफ़ द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ डिस्टर्ब्ड, अगर किसी तरह से हमारे जो बॉडी का बैलेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का वो डिस्टर्ब होता है तो disorder can develop. For example, an electrolyte imbalance can result from the following. First one is becoming dehydrated and overhydrated, means इससे हमारे बॉडी या तो डिहाइड्रेट हो सकता है या फिर ओवरहाइड्रेट भी हो सकता है. एंड सेकेंड वन इज़ टेकिंग सर्टेन ड्रग्स, हम लोग सर्टेन ड्रग्स भी ले सकते हैं, कुछ ड्रग्स भी ले सकते हैं. थर्ड वन इज़ हैविंग सर्टेन हार्ट, किडनी और लीवर डिसऑर्डर, और इससे हमारे हार्ट और किडनी और या फिर लीवर डिसऑर्डर भी हो सकता है. एंड फोर्थ वन इज़ बीइंग गिवन इंट्रावेनस फ्लूइड्स फॉर फीडिंग इन inappropriate amounts. Good morning, ma'am and my dear friend. I am Tarana Lucy, presenting here to give my presentation on regulation of fluids and electrolytes or homeostatic mechanism.
होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें इंक्लूड्स है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी ट्रैक, पाराथायरॉइड ग्लैंड, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स etc. हाइपोथैलेमस हार्मोन जो है वो ब्रेन में पाया जाता है और एक रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी हार्मोन को, और यह हंगर, थ्रस्ट और सर्कैडियन बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। उसमें से ग्रोथ हार्मोन जो है एक है। ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरफॉस्फेटेमिया। इसमें क्या होता है कि ये सेरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन होता है जिसमें 4.5 mg/dl ज़्यादा होता है। काउजेस इंक्लूडिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, इसमें मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज भी होता है। इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है ये है कि एक्कम्पाइंग हाइपोसीमिया इंक्लूडिंग टेटनी। The related factors which lead to the hypophosphatemia use are as follows: hypervitamins D, large vitamin D intake, large intake of milk, use of cow milk infants, and main characteristics क्या होता है, long term consequently and short term consequences. Treatment management condition requires correction of underlying conditions. नर्सिंग इंटरवेंशंस एक्चुअली एक ट्रीटमेंट है, और या फिर इसको एक्शंस कह सकते हैं जिसको परफॉर्म्ड किया जाता है पेशेंट में टू रीच द गोल्स दैट आर सेट फॉर देम। एंड इसमें क्या होता है कि नर्सेज जो होते हैं वो अपने नॉलेज को एक्सपीरियंस करते हैं और क्रिटिकल थिंग्स को डिसाइड करते हैं विथ विच इंटरवेंशंस विथ हेल्प द पेशेंट द मोस्ट। कंक्लूजन, वाटर जो है ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ही वाइटल होता है, क्योंकि हम लोग जो है फूड के लिए एक पीरियड तक लाइव रह सकते हैं लेकिन वाटर के लिए नहीं रह सकते। वाटर अगर हमें ना मिले सफिशिएंट अमाउंट में या फिर वाटर की स्कार्सिटी हो जाए तो हम लोग उसी टाइम डेथ हो सकती है। वाटर जो है एक बहुत ही ज़रूरी नीड्स है हमारे बॉडी के लिए, और ये एक जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है अदर कंपाउंड का। टोटल वाटर कंटेंट जो हमारे बॉडी में होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ साल्ट इन द बॉडी होता है। थैंक यू। Dehydration occur when the body loses more fluid than you take in, and the body doesn't have enough water or fluid to carry out normal body function. Causes of dehydration. Sometimes dehydration occur for simple reason. For example, if you do not drink enough water, it may also lead to dehydration. And the other causes of dehydration are diarrhea or vomiting or severe acute diarrhea, high fever, excessive sweating, or use of medication like diuretics may also lead to dehydration. Sign and symptom. The body you initially respond to a dehydration by means of increased thirst and decreased urine output, and the other sign and symptom are dry mouth, sunken eye, lethargy, confusion. Treatment. Dehydration can only be treated by replacing the loss of fluid and electrolyte level by means of ORS and IV fluid. Overhydration or water intoxication. It is well known fact that drinking adequate water is essential for healthy functioning of the body. If in case you drink more water than you excrete, it may lead to a condition known as overhydration, which can lead to water intoxication. Water intoxication is medically referred as dilutional hyponatremia, is a condition in which the concentration of sodium in blood becomes low due to consumption of excessive amount of drinking water. Causes of water intoxication is drinking excessive water or drinking too much water in very short span of time can also lead to
water intoxication symptom. Most common symptom of water intoxication is nausea. The person will feel like vomiting because his stomach will not able to hold the excessive quantity of water. Other symptoms are like fatigue, restlessness, confusion. In severe cases, it may also lead to coma, seizure. In extreme cases, it may lead to death. Treatment Treatment include fluid restriction, IV fluid high in sodium and medication. In serious cases, diuretics may be prescribed to increase urination. Respected ma'am and my dear friends, heartily good morning to all of you. Myself, Tohit Sarkar, students of St. Panana College of Nursing. I am here to present on the topic electrolyte imbalance. तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है? हमारा बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है और जो फ्लूइड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम, और ये सब इलेक्ट्रोलाइट के डिसऑर्डर्स के कारण जो डिजीज़ होता है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हाइपरनेट्रेमिया के बारे में। तो नेट्रेमिया ये लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स है सोडियम और हाइपर मीन्स ज़्यादा, मतलब सोडियम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। हम सोडियम क्या जानते हैं? द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है। और हाइपरनेट्रेमिया क्या है? सीरम सोडियम लेवल 145 से ज़्यादा हो गया तो हम उसको कहेंगे हाइपरनेट्रेमिया। ओके, तो कॉजेज़ क्या है, जो कौन कौन सा कॉजेज़ है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपरनेट्रेमिया होने के लिए? फर्स्ट कॉजेज़ है डिक्रीज द सोडियम एक्सक्रेशन, इंक्रीजेज द सोडियम इंटेक, और डिक्रीजेज द फ्लूइड इंटेक, इंक्रीजेज द फ्लूइड लॉसेस। ओके, और उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, थर्स्ट, नौसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरनेट्रेमिया डिजीज आर मेंशन इन फॉलोइंग। स्टॉप अंडरलाइंग कॉजेज सच एज वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्वेटिंग, स्टॉप यूज ऑफ लैक्टेटिव्स, करेक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोनेट्रेमिया के बारे में। हाइपोनेट्रेमिया अगर सीरम सोडियम लेवल 135 से कम हो गया तो हम उसको कहेंगे हाइपोनेट्रेमिया। उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एनोरेक्सिया है, मस्कुलर ट्विस्टिंग है, लेथार्जी है, कन्फ्यूजन है, कोमा, मसल क्रैम्प्स। ओके, उसका कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ है इंक्रीज द सोडियम एक्सक्रेशन, डिक्रीज द सोडियम इंटेक। ट्रीटमेंट क्या है? द माइल्ड केसेस आर ट्रीटेड विथ फ्रीक्वेंट ड्रिंक ऑफ वाटर विथ एडेड सोडियम क्लोराइड और विद आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन बाय IV इंजेक्शन। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैलेमिया के बारे में। अगर सीरम कैल्शियम लेवल 3.5 से कम हो गए तो उसको हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। ओके, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फैटिगू, एनोरेक्सिया है, नौसिया है, मसल वीकनेस है। ओके, और उसका कॉजेज़ क्या है? डिक्रीज पोटाशियम इंटेक इन बॉडी, लो पोटाशियम डाइट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कोई पर्सन कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स ज़्यादा यूज़ किया। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्स एडेक्वेट मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेमिया के बारे में। अगर सीरम पोटाशियम लेवल 5.0 से ज़्यादा हो गया तो हम उसको कहेंगे हाइपरकैलेमिया। ओके, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लासिन मसल पैरालिसिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स नौसिया है। और उसका ट्रीटमेंट क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन इज डन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर, लॉस ऑफ करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या है? सीरम कैल्शियम लेवल अगर 8.5 से कम हो गया तो हम उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। जैसा मेन कैरेक्टरिस्टिक है नामनेस, टिंगलिंग फिंगर्स, क्रम्स इन द मसल्स है। और ओके, तो उसका कॉजेज़ क्या है? उसका कॉजेज़ है जैसा डिक्रीज कैल्शियम इंटेक इन बॉडी, लो कैल्शियम डाइट। और ट्रीटमेंट क्या है? द मोस्ट केसेस रेस्पॉन्ड वेल द एडेक्वेट और सप्लीमेंट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, और अब हम डिस्कस करेंगे हाइपर कैल्शियमिक के बारे में। अगर सीरम कैल्शियम लेवल 10.5 मिलीकुलन पर लीटर से ज़्यादा हो गए तो हम उसको कहेंगे हाइपर कैल्शियमिया। ओके, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मसल वीकनेस, टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस, लेथार्जी, कॉन्स्टिपेशन, रेनल स्टोन्स। ओके, उसका कॉजेज़ क्या है? कौन कौन का कॉजेज़ है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपर कैल्शियमिया होने के लिए? ऐसा इंक्रीजेस कैल्शियम इंटेक इन बॉडी, हाई कैल्शियम डाइट। उसका ट्रीटमेंट क्या है? इन माइल्ड केसेस एडेक्वेट रिहाइड्रेशन इज ऑफ्टन इफेक्टिव।
Okay, calcium is also eliminated or maintained in the lower level by giving sodium phosphate 1.2 gram orally daily, and client is encouraged to take more fluid. अब हम डिस्कस करेंगे हाइपो मैग्नीशियमिया के बारे में। अगर सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.5 से कम हो गया तो हम उसको कहेंगे हाइपो मैग्नीशियमिया। उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एनोरेक्सिया, लेथार्जी, वोमिटिंग, वीकनेस एंड टिटानी। और उसको कॉजेस क्या है? डिक्रीज मैग्नीशिया इनटेक इन बॉडी, लो मैग्नीशियम डाइट। ओके, और उसको ट्रीटमेंट क्या है? जैसे द रिप्लेसमेंट इज डन ग्रेजुअली एंड इज गिवन ओरली और इंट्रावेनसली, इज सेवर केजेस IV ओनली। अब हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट टॉपिक है हाइपर मैग्नीशियमिया के बारे में। हाइपर मैग्नीशियम मतलब जो सीरम मैग्नीशियम लेवल है वो 2.5 से ज़्यादा हो गया तो हम उसको कहेंगे हाइपर मैग्नीशियमिया। तो उसको कॉजेज़ क्या है, कौन कौन से कॉजेज़ और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर मैग्नीशियम होने के लिए? इंक्रीजेस मैग्नीशियम इंटेक इन बॉडी, इंक्रीजेस हाई मैग्नीशियम डाइट। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अर्ली सीन्स है, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ है, कार्डियक अरेस्ट है। ट्रीटमेंट क्या है? इन सेवर केजेस एंड ऑल्सो इन अदर केजेस कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज गिवन बाय IV इंफेक्शन और IV इंजेक्शन of 10 to 20 milliliter of 10% calcium gluconate. Okay, in more severe cases hemodialysis is done. Okay, thank you class। आज यही था मेरा टॉपिक।